नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, और मैं राजस्थान के एक राजकीय महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ, एक गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आज मैं आपसे चर्चा करूँगा कि अगर आपको भी किसी भी निजी और राजकीय महाविद्यालय में, किसी प्राइवेट और गवर्नमेंट के अगर कॉलेज में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम है जो आपको एसेंशियल आवश्यक रूप से जिसको उत्तीर्ण करना होगा, पास करना होगा, क्वालिफाई करना होगा, मैं आपसे इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करूँगा। मुद्दा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं नेट जेआरएफ के ऊपर, और नेट जेआरएफ के साथ साथ मैं आपसे चर्चा करूंगा पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का हूं। तो मैं नेट और जेआरएफ इनके भांति भांति की चर्चाएं करता हुआ और मैं आपसे को लास्ट में पॉलिटिकल साइंस के ऊपर भी लेके जाऊंगा। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप में से अधिकांश ने इस प्रतिष्ठित एग्जाम के बारे में सुन रखा होगा। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इस परीक्षा का, ये जो क्वालिफाई एग्जाम है, इसका आयोजन करवाया जाता है। और ये एग्जाम जो नेट जेआरएफ है, ये उत्तीर्ण करना आपके लिए इसलिए आवश्यक है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी भी राजकीय या निजी महाविद्यालय में, या किसी स्ववित्त पोषित निजी या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी यूनिवर्सिटी में, तब आपको ये एग्ज़ाम हर हालात में पास करना होगा, उत्तीर्ण करना होगा। उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये है क्या, क्यों काम आता है, नेट और जेआरएफ में अंतर क्या है, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, हम इसमें सफल कैसे हों, और विशेष करके पॉलिटिकल साइंस वाले, मैं इन सब के ऊपर चर्चा करूंगा। तो आज नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के ऊपर आज का ये जो मेरा क्लास है ये होगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि नेट जेआरएफ है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो मैंने आपको बताया कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सहायक आचार्य बनना है, तो आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। जैसे अगर आप शिक्षक बनते हैं किसी भी सरकारी स्कूल में, तो आपको जैसे एसटीसी और बीएड करना आवश्यक होता है, वैसे ही ये एग्ज़ाम आपको उत्तीर्ण करना होता है। देखिए, वो तो एक डिग्री है और ये एक क्वालिफाई एग्ज़ाम है। एनटीए के द्वारा ये घोषित किया हुआ है पहले से ही। यूजीसी जब से इसको, पहले यूजीसी ऑर्गेनाइज करवाता था, यूजीसी के बाद यूजीसी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का कार्य सीबीएसई को दे दिया, सीबीएसई बोर्ड को, और उसके बाद ये काम एनटीए के पास आ गया है। यूजीसी ये कहती है कि ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा, जून में और दिसंबर में। लेकिन जब से कोरोना का पीरियड आया है तो इसका पूरा जो शेड्यूल है वो बिगड़ा हुआ है, और लगभग ये साल में 1 बार हो रहा है। पिछले 3 साल से ये हो रहा है कि ये साल में 1 ही बार हो रहा है, कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका। उम्मीद करें कि अब कोरोना चला गया है, आज तक आते आते 2022 के नवंबर तक आते आते, तो अपन उम्मीद करें कि इन फ्यूचर ये साल में 2 बार होगा। अगर 2 बार होता है तो आज मैं नवंबर 2022 में जब आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो इसका तात्पर्य ये जून 2023 में होना चाहिए फिर इस हिसाब से। तो क्योंकि अभी इसका रिजल्ट आया है थोड़े समय पहले, 5-6 दिन पहले ही, तो मैंने इसकी उपयोगिता बताई। अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपसे कहा कि मैंने इस नया नेट जेआरएफ के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, और एग्जाम पैटर्न क्या है, इनके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत से ये करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नेट और जेआरएफ, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इन दोनों में अंतर क्या है, पहले इसके ऊपर चर्चा करता हूं मैं आपसे। नेट और जेआरएफ,
नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये दोनों एग्जाम एक साथ लगते हैं। इसका तात्पर्य जब आप एक एग्जाम देते हैं तो अगर आपका स्कोर कम रहता है तो आप नेट क्वालिफाई हो जाते हैं, और अगर स्कोर थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो आपकी जेआरएफ भी हो जाती है। नेट का ये तात्पर्य है कि आप केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हो गए हैं, और जेआरएफ का तात्पर्य ये है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ आप एलिजिबल हो गए हैं रिसर्च की फेलोशिप लेने के लिए, रिसर्च फेलोशिप के लिए भी। और जेआरएफ की जो रिसर्च फेलोशिप मिलती है ये आपको लगभग 5 साल तक मिलती है। 2 साल तक आपको जेआरएफ मिलती है और 3 साल तक फिर आपको एसआरएफ में ये कन्वर्ट हो जाती है, यही जेआरएफ। अब मैं ये बताऊं कि नेट आपने उत्तीर्ण कर ली है तो अब आप एलिजिबल हो गए हैं किसी भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और अगर आपने जेआरएफ कर ली है तो इसका तात्पर्य आपकी नेट तो हो ही गई है, यानी आप एलिजिबल तो हो ही गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। साथ साथ अगर आप पीएचडी करते हैं, क्योंकि एमफिल अब बंद हो रही है, अगर आप पीएचडी करते हैं, देखिए यानी आप रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो आपको ये जेआरएफ मिलेगी। अगर आप पीएचडी नहीं करते हैं और आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको पीएचडी में, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद ये शुरू होती है। उसके बाद जब ये शुरू होती है तो लगभग 28-30 हज़ार रुपये इसका पर मंथ मिलता है। कंटिजेंसी और एचआरए अगर और मिला लें हम तो ये लगभग 35 हज़ार के आसपास लमसम 35 हज़ार पर मंथ ये मिलती है आपको। लगभग 2 साल तक मैंने कहा आप जेआरएफ उठा सकते हैं। अगर आपका रिसर्च, आप पीएचडी की तरह सही रिसर्च कर रहे हैं, आपकी गति सही है और आपके रिसर्च में अगर वो रिसर्च वैल्यूएबल है और अच्छा है और स्टैंडर्ड का है, तो आपको फिर आगामी 1, 2 या 3 साल तक आप इसी आधार पे एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी उठा सकते हैं। उसमें राशि थोड़ी और बढ़ जाती है, अब 40-45 हज़ार के आसपास उठाने लगते हैं इसके तहत आप। तो मैंने कहा कि जेआरएफ आप 5 साल तक आपको पर मंथ है 30 से लेकर 40 हज़ार रुपये मिलते हैं, लगभग 5 साल तक। तो नेट और जेआरएफ का मैंने आपको अंतर बताया कि जिसकी जेआरएफ हो जाती है उसकी नेट तो हो ही जाती है, और साथ में अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको फेलोशिप और मिलती है लगभग 3 से लेकर 5 साल तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने नेट और जेआरएफ को आपका अंतर बता दिया। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि अगर आपको नेट और जेआरएफ करनी है तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यानी क्या क्वालिफिकेशंस मांगते हैं। देखिए सिंपल है, आप पीजी कर रहे हो, यानी किसी भी विषय में अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं तब आप क्वालिफाई। इसके लिए एकमात्र इसकी क्वालिफिकेशन है कि आप मास्टर डिग्री कर रहे हो। मास्टर डिग्री का तात्पर्य आप एमएससी कर रहे हो, आप एमकॉम कर रहे हो या आप एमए कर रहे हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। अब कौन से, इसके लिए ये है कि आपने, मान लेते हैं कि आप एमए कर रहे हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं, आप एमए कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में एमए कर रहे हैं, तब आप, अगर आपने एमए प्रीवियस कर लिया यानी 1 साल कंप्लीट कर लिया, आपका रिजल्ट आ गया और आप एमए फाइनल में हो गए हैं, तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड हैं। आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो छात्र छात्राएं एमए फाइनल में हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, नंबर 1। दूसरा, अगर आपने यानी एमए प्रीवियस आपने कर लिया, कंप्लीट कर लिया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं एमए फाइनल करते वक्त। आपने एमए करते करते ही, एमए फाइनल के साथ ही अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, मान लेते हैं कि आपका एमए प्रीवियस का रिजल्ट आया, थोड़े समय बाद एग्ज़ाम हुआ, आप क्वालिफाई हो गए, अब एमए फाइनल करेंगे तो आपको 1 साल और लग जाएगा, जबकि नेट जेआरएफ आपने पहले ही कर लिया। तब आपको यूजीसी 2 साल और देती है कि आप ये नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद अगले 2 साल तक जो इनके मिनिमम परसेंट है उसके साथ डिग्री प्राप्त कर लें। हम मिनिमम परसेंटेज की आगे चर्चा करेंगे, उस परसेंटेज के साथ आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें। यानी आप इसको क्वालिफाई करने के बाद अगले 2 साल तक अपनी एमए कंप्लीट कर लें।
इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप ग्रेजुएशन करते ही, आप यूजी करते ही, यानी आप बीए करते ही इस एग्ज़ाम को दें और उसके बाद 2 साल इस एग्ज़ाम हो जाए और 2 साल बाद एमए करो। नहीं, एमए प्रीवियस के बाद एग्ज़ाम देंगे जब आप फाइनल में थे, उसके बाद 2 साल और देगी। मान लेते हैं कि मिनिमम क्राइटेरिया है वो 50% है या 55% है और आप एमए फाइनल में ये नहीं बना पाए, तब आपको 1 साल और मिलेगा ताकि आप एमए में 50 या 55% बना लें। इसलिए वो 2 साल देते हैं। इस एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के बाद आपको 2 साल मिलते हैं अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करने के लिए। तो जो भी मेरे दोस्त एमए फाइनल में हैं वो इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, ज़रूर करें आप, अगर आपको ये सपना है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूँ तो ये मैंने आपको क्वालिफिकेशन की चर्चा की। अब मैं आपसे ये चर्चा करूंगा कि और क्या एलिजिबिलिटीज है। सबसे पहले तो मैं परसेंटेज को लेके चर्चा करूंगा कि आप पीजी में कितने प्रतिशत होने चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम में कितने प्रतिशत होंगे, या किसी भी मास्टर डिग्री में आपके कितने प्रतिशत होंगे, तब आप नेट जेआरएफ माने जाएंगे। देखिए, आप जब भी नेट जेआरएफ का फॉर्म अप्लाई करते हैं, आपसे ये नहीं पूछते कि आप मार्कशीट में बताइए आप कितने हैं क्या। जब भी आप नेट जेआरएफ की मार्कशीट लेके किसी भी संस्थान में जाते हैं, उस टाइम वो संस्थान वाले चेक करते हैं। आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने गए तो वो चेक करेंगे कि आपकी नेट जेआरएफ है, उसके बाद आपने मिनिमम प्रतिशत के साथ डिग्री प्राप्त की है क्या। यूजीसी ये नहीं देखती, बल्कि जहां आपको जॉब मिलेगा वो संस्थान देखेगा, दोनों का मिलान करेगा। अगर मैं आपके प्रतिशत की चर्चा करूं, परसेंटेज की चर्चा करूं, तो जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 55% चाहिए एमए में, यानी पूरे 55 हो। ये नहीं है कि आपके 54.90 हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं, आपके पूरे 55% या इससे ज़्यादा परसेंटेज होंगे पीजी के अंदर तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं नेट जेआरएफ के लिए। तो जनरल के लिए 55% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 55% है। बाकी जो कैटेगरीज हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और पीडब्ल्यूडी यानी जो दिव्यांग है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए, यानी जिनके डिसेबिलिटी है, उनके लिए ये प्रतिशत 50% है। यानी आपके पीजी में एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और ओबीसी इनका 50% से ही काम चल जाता है। यानी इनको 5% की रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन दिया गया है। ये है। अब आ गया कि हम आमतौर पे सोचते हैं कि वुमेन के लिए इनमें क्या है, यानी लड़कियों के लिए क्या है। तो देखिए, लड़कियों के लिए अलग से इसमें कुछ नहीं है। अगर कोई बहन जनरल कैटेगरी से आ रही है तो उसको 55% ही चाहिए, ईडब्ल्यू से है तो उसको भी 55% ही चाहिए। लेकिन अगर कोई वुमेन ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी से है तो उसको 50% चाहिए। यानी यहाँ मैन और वुमेन का जो बंटवारा है वो नहीं है। तो मैंने आपको प्रतिशत का बताया। दूसरी एलिजिबिलिटी अपन एज की है कि एज की एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, नेट करने के लिए कोई भी निर्धारित उम्र नहीं है, तो नेट के लिए नो एज बार। कोई बार नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं। आप कितनी भी उम्र में, अगर आप 21 साल के हैं, 18 साल के हैं, 60 साल के और 90 साल के हैं, आप कितनी भी उम्र के हैं, आप नेट कर सकते हैं। एज का जो क्राइटेरिया है वो जेआरएफ के लिए है। देखिए, जेआरएफ के लिए और नेट के लिए परसेंटेज में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए एज में जरूर अंतर है। मैं आपको बता दूं, ये कई बार 1-आधा साल घटती बढ़ती रहती है। फिर भी जो एक यूजीसी ने डिसाइड कर रखा है, वो ये डिसाइड कर रखा है कि जो जनरल कैटेगरीज के हैं वो सिर्फ 30 साल तक ही जेआरएफ कर सकते हैं। इनको रिसर्च फेलोशिप तभी मिलेगी जब वो 30 साल तक होते होते जेआरएफ प्राप्त कर ले। उसके बाद तो ये चलती रहती है, 30 साल है। ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनके लिए भी ये 30 साल है।
उसके बाद जो कैटेगरीज बच गई SC, ST, OBC, PWD, और मैं इनमें जोड़ता जाता हूं। आप ये देखिए, एक बार ये परसेंटेज हटा देता हूं ताकि मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़े। तो मैंने कहा OBC, SC, ST, PWD, जिन्होंने LLM कर रखी है, चलो उस मुद्दे को छोड़ देते हैं, उनके लिए, और जो मिलिट्री फोर्सेस से आए हैं, यानी जो सुरक्षा से जुड़े हुए हमारे कार्मिक हैं, जो रिटायरमेंट के बाद रिसर्च करना चाहते हैं, JRF करना चाहते हैं, तो जो सर्विसमैन है मिलिट्री वाले, तो OBC, SC, ST, PWD यानी जो दिव्यांग बंधु हैं, और जो हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज से जुड़े हुए जो कार्मिक हैं, वो अगर करना चाहें तो उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी वो 35 साल तक JRF दे सकते हैं, 35 ईयर्स तक उनके लिए 35 साल है। अब बच गया वुमेन के लिए क्या है, ये देखिए मज़ेदार है। वुमेन चाहे जनरल की हो, चाहे SC की हो, ST की हो, OBC की हो, PWD हो या EWS की हो, उन सब के लिए उम्र 35 साल है। तो वुमेन के लिए उम्र 35, यानी सभी वुमेन को 5 साल की छूट है, चाहे वो किसी कैटेगरी की हो। तो एज की हमने चर्चा कर ली। नेट के लिए कोई एज नहीं है, JRF के लिए, जनरल के लिए 30 साल है, EWS के लिए 30 साल है। तो ये है किसके लिए? अब इसमें यहाँ भेद आ जाएगा औरत और पुरुष का, मैन और वुमेन का भेद आ जाएगा। मैंने ये आपसे ये कहा कि अगर आप जनरल और EWS के मैन है तो आपके लिए 30 साल है, अगर वुमेन है तो 35 साल है। तो मैं ये कह रहा था कि 5 साल की छूट है सभी प्रकार की वुमेन को, चाहे किसी कैटेगरी की हो, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज है उनको भी 5 साल की छूट है। ये हमने एलिजिबिलिटीज की चर्चा की। मैंने आपको JRF के फायदे भी बताए थे कि JRF के फायदे क्या है। अब मैं आपसे इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये होता कैसे एग्जाम, हम इस मुद्दे के ऊपर आते हैं कि नेट JRF का एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए, आप देख रहे हैं कि मेरी जो लैंग्वेज है उसमें कुछ शब्दों के ऊपर विशेष ऐसे स्ट्रेस आ रहा है। तो ये मेरी ये मदर टंग का प्रभाव है जो इस उम्र में तो जाएगा नहीं। नेक्स्ट वीक में कहीं शुद्ध भाषा भाषियों के मध्य में जब जन्म लूंगा तब इस टोन को सुधार लूंगा अगर मैं पुनर्जन्म को मानूं तो मैं आपको नेट JRF एग्जाम पैटर्न बता रहा था कि 2 आपके पेपर लगते हैं। एक बार बैठने के बाद दोनों पेपर आप दे के उठते हैं। फर्स्ट पेपर है वो कॉमन है, और ये रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है। यानी शोध और शिक्षण से संबंधित होता है ये वाला पेपर। इस पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 50 आते हैं। आपकी शोध अभिवर्ती और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इस पेपर में आपसे कुछ साधारण आपकी जो जीके के कुछ चीजें पूछी जा सकती है, छोटी मोटी एजुकेशन रिलेटेड जो जीके है। उसके बाद आपसे कम्युनिकेशन, संचार से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। रिसर्च तो लिखा होता है, रिसर्च मेथड से रिलेटेड, ये जो रिसर्च की पद्धतियां होती है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। रिसर्च मेथड्स क्या हैं। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं कि एक अच्छे टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। एक आपके लैंग्वेज से रिलेटेड आपके एक पूरा पैराग्राफ आता है, ये जिसको आप अनसीन पैसेज बोलते हैं, या कॉम्प्रीहेंशन आता है, जिसमें से आपको 5 सवाल, कुछ 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपके एक पैरा आता है एक लैंग्वेज का, उसमें से आपको क्वेश्चन छांट के करने होते हैं। सिंपल सी रीजनिंग आती है, एक सवाल आपका मैथ से रिलेटेड आता है, कुछ ऐसे आते हैं। तो कुछ एनवायरमेंटल साइंस से आते हैं, यानी अवेयर जो साइंस से रिलेटेड जो बिल्कुल सिंपल सा जीके, विशेषकर एनवायरमेंटल साइंस, इससे रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है। सब्जेक्ट के पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस आते हैं।
इसकी हम आगे चर्चा कर लेंगे। अब ये जो भी दोनों पेपर हैं, दोनों के दोनों पेपर मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों पेपर आपके नंबर 1 CBT मोड पे होते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं ये, यानी ऑनलाइन। दूसरा, ये MCQs बेस्ड होते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इसमें, यानी बहुवैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं, 4 में से आपको एक उत्तर देना होता है। सबसे बड़ी बात, नो नेगेटिव, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। 50 में से 50 करके आए और 100 में से 100 करके आए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो ये मैंने आपका CBT है, MCQs है, और कोई भी प्रकार की इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये था इसका मेन सब्जेक्ट की, और इसके एग्जाम पैटर्न क्या है। अब अपन और मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं इस एग्जाम पैटर्न के बाद। तो मैंने आपको पेपर फर्स्ट की चर्चा करी है, कॉमन पेपर है, सबके लिए होता है। हाँ, एक और मजेदार चीज है कि इसमें एक क्राइटेरिया है पास होने का भी। अगर आप जनरल के हैं, तब आपको दोनों पेपर में, पेपर फर्स्ट और सेकंड में मिला के, और आपको 40% नंबर प्राप्त करने होंगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरीज के हैं, तब आपको दोनों पेपर्स में मिला के मिनिमम 35% हासिल करने होंगे। ये भी एक क्राइटेरिया है, यानी ये तो मिनिमम परसेंटेज जो आपको जनरल के लिए, दोनों पेपर्स अलग अलग नहीं है, पेपर्स दोनों पेपर्स को मिला के 40%, और रिजर्व कैटेगरीज के लिए दोनों पेपर्स को मिला के 35% प्राप्त करने होते हैं। तो ये एग्जाम पैटर्न था। अब जो कि मैंने आपको फर्स्ट पेपर में बताया कि इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे करने होते हैं, कंपल्सरी होते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप जरूर करके आए। सब्जेक्ट में मैंने कहा कि आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं चूंकि सब्जेक्ट की चर्चा आ गई है, तो मैं आपसे पॉलिटिकल साइंस की चर्चा करता हूं कि क्या आता है पॉलिटिकल साइंस में। तो सब्जेक्ट में हम जो चर्चा करेंगे वो, अब हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान की, यानी पॉलिटिकल साइंस की। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का अगर आप पूरा सिलेबस देखें, यूजीसी के द्वारा जारी किया गया नेट जेआरएफ के लिए, तो ये 10 यूनिट्स में बंटा हुआ है। और अगर आप इनको एक साथ करके देखें तो बड़े बड़े ये वाले पोर्शन हैं। देखिए, 10 यूनिट्स में है 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक यूनिट में से उम्मीद ये की जाती है कि 10 क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए। लेकिन कई बार यूनिट्स गड़बड़ा जाती है, एक यूनिट्स में ज़्यादा आ जाते हैं, एक में से कम आ जाते हैं। और पैटर्न ये रहता है कि मैंने ये देखा है पिछले 4-5 पेपर से कि फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, यानी तथ्य आधारित क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, समझ आधारित क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। एक पैराग्राफ भी आता है 1 या 2, जिसमें से आपसे लगभग 5 और 10 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। ये एक नया पैटर्न है, उसमें क्वेश्चन नहीं आके और पूरा पैरा आता है, उसमें से क्वेश्चन करने होते हैं आपको। खैर, ये तो इन फ्यूचर अपन जब भी चर्चाएं करेंगे और चर्चाएं कर लेंगे। तो मैंने कहा 10 यूनिट्स है, और हर एक यूनिट्स में लगभग 10 क्वेश्चन अगर आए तो 100 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल कि हर एक में से 10 आए। अगर हम इस 10 यूनिट्स को बड़े बड़े भागों में बांटे, तो देखिए, एक है पॉलिटिकल थ्योरी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बहुसंस्कृतिवाद, ये सारी और विचारधारा इसी के शामिल है। उसके बाद है पॉलिटिकल थॉट, ये दोनों है, लगभग 20 है इनमें। ये वेस्टर्न भी है और ये इंडियन भी है, जिनको आप थिंकर्स कहते हैं। 20 के आसपास वेस्टर्न थिंकर है, 20 के आसपास इंडियन थिंकर्स है। ये पॉलिटिकल थॉट है आपका। फिर अगर हम बांटे तो कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन है, और इंटरनेशनल रिलेशन के साथ साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये 2 IR की अलग से है और इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ये 2 यूनिट्स है। लेकिन अपन चलो साथ चर्चा करें, ये सारा मुद्दा हम IR के तहत पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के साथ या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ पढ़ लेते हैं। उसके बाद IGP है, इनकी भी 2 यूनिट्स हैं। जैसे मैंने कहा कि ये मिलके भी 2 यूनिट्स बना रही है, ये भी 2 यूनिट्स हैं। इंडियन गवर्नमेंट एंड उसकी प्रोसेस,
एंड देयर प्रोसेस क्या है, भारतीय सरकार की संस्थाएं कौन सी है और ये संस्थाएं काम कैसे करती है, दोनों के ऊपर 2 यूनिट्स है। आईजीपी हमने इनका नाम दे दिया। उसके बाद एक यूनिट है जिसका संबंध पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है, और एक अंतिम जो यूनिट है वो है पब्लिक पॉलिसी के ऊपर। क्योंकि लोसवेल जैसे लोग तो ये कहने लगे हैं कि पॉलिटिकल साइंस का तात्पर्य है पॉलिसी साइंस, नीति विज्ञान, तो लोक नीति वाली है ये यूनिट। तो ये यूनिट नंबर 9 और है ये है यूनिट नंबर 10। तो मैंने पूरे पोर्शन को बांटा, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस, आईआर और फॉरेन पॉलिसी, आईजीपी इंडियन गवर्नमेंट एंड देयर प्रोसेस, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक पॉलिसी। गलती कहाँ होती है हमारी, कई बार नेट नहीं होती, कई बार नेट हो जाती है तो जेआरएफ नहीं होती। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है ये वाला, ये हमें बहुत ही कम पढ़ने को मिलता है। अगर आपको नेट और जेआरएफ करनी है तो ये आप जरूर पढ़ के जाएं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पब्लिक एड में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, पब्लिक पॉलिसी के ऊपर थोड़े से कंटेम्प्रेरी, इट मीन्स ये करंट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। कौन सी प्लानिंग है, कब लागू हुई, मनरेगा क्या है, आरटीई क्या है, आरटीआई क्या है, इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। इनके ऊपर अगर मैं इन सब की चर्चा करूं तो अगर आप सबसे कम मेहनत करके और सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये 2 वाली यूनिट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, में सबसे कम मेहनत से सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं आपके। अगर आप इनको मान के चलिए कि 5-5, 7-7 दिन भी पढ़ लेते हैं तो आराम से अगर 20 क्वेश्चन दोनों में मिला के आते हैं तो 12-13 क्वेश्चन कर देंगे, जो जेआरएफ के लिए पर्याप्त है। तो ये हुई चर्चा हमारी कि सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस में क्या है। अब मैं चर्चा करूंगा कि अगर आप इनमें बैठ रहे हैं, नेट जेआरएफ करने का मन बना रहे हैं, तो मेरिट का आकलन क्या है। मैं सिर्फ देखिए पॉलिटिकल साइंस की चर्चा करूंगा और सब्जेक्ट्स की नहीं। नेट जेआरएफ की मेरिट का आकलन, मैं सब कैटेगरीज की एक्चुअल नहीं बता पाऊंगा और बिल्कुल एक्यूरेट ही नहीं बता पाऊंगा। मैं बड़ी बड़ी बातें करूंगा क्योंकि आजकल जो आपका रिजल्ट आता है वो परसेंटेज में नहीं आता बल्कि परसेंटाइल में आता है। इसका मूल कारण ये है कि पॉलिटिकल साइंस में इतने ज़्यादा विद्यार्थी बैठते हैं कि वो 2 पारियों में पेपर होता है। इस वजह से एक हो सकता है पेपर सिंपल आ जाए, एक में टफ आ जाए, इसलिए उसको परसेंटाइल फार्मूले के द्वारा निकाला जाता है। फिर भी अपने परसेंटेज में बड़ा बड़ा कन्वर्ट करके देखें तो मैं आपसे नेट और जेआरएफ दोनों की चर्चा करूं, नेट की भी और जेआरएफ की भी। देखिए नेट अगर आप जनरल के हैं तो आपको लगभग 60% नंबर लाने होंगे। अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको लगभग 58% नंबर लाने हो। 60 से हो सकता है ये 62 हो जाए और ये 58 से हो सकता है कि ये 60 हो जाए। यानी 60 से 62 के बीच जनरल वालों की नेट हो जाती है। 58 से 60 के बीच अगर प्रतिशत बता रहा हूँ, अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो। हालांकि आजकल तो परसेंटाइल में आता है 94, 95, 96, 97, 98, 99। अगर उनको परसेंटेज में हम एक्यूरेट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जिन विद्यार्थियों के पेपर हुए हैं और उन्होंने क्वेश्चन आंसर की मिला के मुझे बताया, उसके अकॉर्डिंग ये है कि 60 से 62 तक आपका जनरल में है तो आपकी नेट हो जाती है। ओबीसी में 58 से 60 तक आपकी नेट हो जाती है। एससी में ये क्राइटेरिया लगभग 53 से 55 रहता है। और अगर मैं एसटी की चर्चा करूं तो ये क्राइटेरिया इसी के आसपास है, लगभग ये मानिए कि 50 से लेके और 53 तक रहता है। यहाँ 50 तक आते आते एसटी की नेट हो जाती है। ईडब्ल्यूएस है, उसकी मेरिट आजकल ओबीसी जितनी जाने लग गई, शुरू में कम गई थी, अब ओबीसी जितनी जाती है। अब आ गया जेआरएफ, तो प्रत्येक कैटेगरी में आप 5 से 7% ज़्यादा कर लीजिए। तो ये मानिए कि 65 से लेके, और अगर आपके 65 से तो ऊपर जाती है। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और जेआरएफ करना चाह रहे हैं तो आपकी लगभग परसेंट ये मानिए कि 66 से लेके और 68 तक होगी। अगर आप इस कैटेगरी में हैं, ओबीसी में हैं और नेट करना चाह रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपके 64 से लेके और 66% तक आने चाहिए। और इनमें 5% और जोड़ लिए, 5 या 7%, यानी आपके लगभग
इसमें आपको 60% SC में 58 से 60 मान लीजिए, और इसमें भी आप लगभग 58% मान लीजिए। ये JRF के क्राइटेरियाज हैं। अब आ गया कि क्या वुमेन के लिए अलग है क्या? नहीं है। अगर आप जनरल में हैं और वुमेन हैं तो आपके लिए वही क्राइटेरिया है जो मैन के लिए है, पुरुषों के लिए वही औरतों के लिए है, लड़कियों के लिए सेम का सेम है। तो ये था नेट और JRF की लगभग प्रतिशत क्या आ जाती है। ये मैंने आपको बड़ा बड़ा कन्वर्ट करके बताया है। हो सकता है परसेंटाइल की वजह से कई बार इनकी एक्यूरेसी नहीं आ पाती इसके अंदर, ये है। तो आप कहेंगे पॉइंटों में बताओ, ऐसा नहीं बताया जा सकता, परसेंटाइल का मामला है। तो परसेंटेज में लगभग इतने आप ले आते हैं तो आप श्योर हो जाते हैं नेट और JRF के लिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के हैं और नेट हो गई है, JRF करना चाह रहे हैं, नेट नहीं हो रही है, तो मान के चलिए कि आपकी जो पूरी प्लानिंग है, आपकी जो पूरी रणनीति है, उसमें कहीं न कहीं दिक्कत है। आप फर्स्ट पेपर नहीं करके जाते, बस यही से दिक्कत शुरू होती है। आप पेपर फर्स्ट नहीं करके जाते, फर्स्ट पेपर इसके हाथ ही नहीं लगाते कि अगली बार कर लेंगे, ये कह के कहीं न कहीं उलझे रहते हैं। आप फर्स्ट पेपर करके जाएं। अगर आप फर्स्ट पेपर में 50 में से 25 क्वेश्चन करे आते हैं, और अगर आप करे आते हैं 30, तो 25 होते ही आप नेट हो जाती है। मैं सेकंड पेपर की और चर्चा करूंगा। और अगर आप 30 क्रॉस मार रहे हैं तो आपकी JRF होगी। तो आप मान के चलिए कि आपको JRF करनी है तो फर्स्ट पेपर के जो टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से नेट के लिए 25 पर्याप्त होते हैं, लगभग। पर्याप्त का तात्पर्य कि मेरिट में आने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, और 30 क्वेश्चन आते हैं JRF के लिए। इतने तो करके आए अगर आपको JRF करनी है। अगर आप चूक रहे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं यहाँ गड़बड़ हो रही है। कैसे करें? कुछ नहीं है, आप एक आधा कोई भी बेसिक बुक्स ले लीजिए। अगर नहीं भी ले रहे हैं तो जितने ओल्ड पेपर्स हैं उनका कलेक्शन लीजिए। यूथ कंपटीशन वालों ने, कईयों ने निकाल रखा है, यूथ कंपटीशन के भी ओल्ड पेपर्स आते हैं, कईयों के आते हैं। आप इन ओल्ड पेपर्स में से ये 40-50 पेपर आप निकाल के चले जाइए पिछले 2-3 साल में जो हुए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का आजकल अलग अलग पेपर होता है। फर्स्ट पेपर वो कॉमन है। तो अगर 40-50 पेपर आप ढंग से निकाल के चले जाते हैं तो आप आराम से 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं, सिर्फ ओल्ड पेपर्स के बल पे। मैं फर्स्ट पेपर की चर्चा कर रहा हूं। अब आ गया सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर में मैं पॉलिटिकल साइंस की चर्चा करूं। तो देखिए, एक मैंने वीडियो डाल रखा है जिसमें मैंने बुक्स बता रखी है, वो जरूर पढ़ें। क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आप ये सोचें एक गाइड से काम हो जाएगा। नहीं, गाइड से काम तो हो जाएगा, हो सकता है आपकी बाई चांस नेट हो जाए, JRF तो फिर भी नहीं होगी। लेकिन क्या आपका नेट करना ही उद्देश्य है क्या? नहीं, आपका उद्देश्य है कि आप विषय की समझ पैदा करें, विषय का ज्ञान हो आपके पास विषय संबंधित चिंतन हो, विचार हो खुद के, ताकि कल को असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी प्राइवेट, कहीं भी कोई एग्जाम लगता है अगर आपका, और किसी भी आप इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आपका वो ज्ञान ज़्यादा पर्याप्त होता है। नेट तो हो जाएगी, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है आपको तो भी फायदा क्या हुआ? तो आप 8-10 किताबें तो जरूर पढ़िए, ताकि कल को असिस्टेंट प्रोफेसर का जब एग्जाम देंगे आप नेट होने के बाद, तो उसको भी आप आसानी से क्वालिफाई कर सकें आप। तो पॉलिटिकल साइंस में मान के चलिए कुछ तो मैंने आपको बुक्स बता रखी है, एक वीडियो है उसमें, और दूसरा आप इसके ओल्ड पेपर्स जरूर करके जाएं। आप 8-10 सवाल तो ओल्ड पेपर्स में से किसी न किसी रूप में जरूर रिपीट हो जाते हैं, चाहे हूबहू नहीं हो तो रिलेटेड जरूर होते हैं। आप अगर ओल्ड पेपर से भी ढंग से कर रखे हैं तो आप 8-10 क्वेश्चन तो आराम से सही करे आते हैं। तो आप औरों से 3-4% की बढ़त ले लेते हैं अगर आपने ओल्ड पेपर्स ढंग से कर रखे हैं। तो आप ओल्ड पेपर से फोकस करें, उसके बाद आप बुक्स देख लें। तो मैंने आपसे कहा कि आप दोनों पेपर्स हैं उनको करके जाएं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को बराबर, तब आप क्वालिफाई हो जाएंगे, 100% आपकी JRF हो जाएगी। तो मैंने आपको मेरिट का आइडिया दिया, पेपर फर्स्ट की चर्चा हुई, पेपर सेकंड की चर्चा हुई। अब मैं कुछ अंतिम चर्चाएं करूं आपसे इसी से रिलेटेड। तो कितने महीने की तैयारी पर्याप्त है? अगर आप सीरियस तैयारी करते हैं और आपको आदत है कि रेगुलर बैठने की और रेगुलर 5-7-10 घंटे पढ़ने की, तो 6-1 महीने की तैयारी पर्याप्त है आपके लिए। उसमें आराम से नेट हो जाएगी, और महीने 2 महीने अगर एक्स्ट्रा करते तो आपकी JRF हो जाएगी। अब आया और मुद्दा, तो अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि अगर आप नेट JRF करना चाह रहे हैं और आपका विषय पॉलिटिकल साइंस है, तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। मैं भी नेट JRF के विद्यार्थियों को गाइड करता हूं, उनका मार्गदर्शन करता हूं। तो आप कलाम
ऐप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कलाम अकेडमी का ऐप ज्वाइन कर मुझसे मार्गदर्शन लेते हैं तो इस ऐप के ऊपर, इस कोर्स में लगभग 500 प्लस घंटे के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। 2000 प्लस पेजेस का आपको मटेरियल मिलेगा रिटर्न में, जो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, जिसके आप हार्ड कॉपी निकाल सकते हो। साथ ही आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज मिलेंगे ताकि और ज़्यादा स्पष्टीकरण हो जाए। चौथा, आपको ओल्ड पेपर्स मिलेंगे, न केवल यूजीसी, उसके बाद सीबीएसई और उसके बाद एनटीए के द्वारा करवाए गए ओल्ड पेपर्स आपको मिल जाएंगे। और विभिन्न पीएससीज के जो पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर हुए, चाहे वो पीजीटी के लिए हो, स्कूल लेक्चर्स के लिए हो या हुए हो वो नेट जेआरएफ के लिए, वो सारे ओल्ड पेपर्स आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे। तो आप अगर इतना सब कुछ कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी नेट जेआरएफ आराम से हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक और मैं मुद्दा जिसको भूल गया कि आपको यहाँ वीकली टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, वीकली टेस्ट सीरीज। तो ये सब कुछ है कलाम अकेडमी के ऐप के ऊपर, जो नेट और जेआरएफ का जो कोर्स है पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसमें ये सब कुछ है। तो अब मैं चलूँगा। मैंने आपसे खूब बातें की, आपने मनोयोग पूर्वक सारी बातें सुनी। तो अगर आप मन बना रहे हैं तो ऐसा कोई भी असंभव काम नहीं है जिसको आप नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल सिंपल सा काम है। 5-6 महीने की पढ़ाई पर्याप्त है, मनोयोग पूर्वक रेगुलर स्टडी, तो आप इसको कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो आप उतरिए इस बाज़ार में, और 6 महीने के अंदर अंदर आपके हाथ में सफलता होगी। आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा अप हो जाएगा और आप किसी भी फिर महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।